हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेटेड फार्मेसी। तो हम देख रहे थे अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि हम देख रहे थे अपना यूनिट 1, जो कि हमारा यूनिट 1 है। इसमें हम देख रहे थे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो कि हमारा चैप्टर 1 था। इसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए अभी तक, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये 2 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। इससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स एंड बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होम्योस्टैसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि हमारा यूनिट चैप्टर 1 है। अगर हम इसमें देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन होने वाला है, वो है होम्योस्टैसिस, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गन, जो कि आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बना होता है, तो वो कितने लेवल्स का बना होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कितने लेवल्स का बना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन बॉडी जो 6 लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो 6 लेवल्स की बनी होती है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 लेवल्स का बना होता है। मॉलिक्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इनको हम एक एक करके पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर लेवल, जो कि हमारी मॉलिक्यूलर लेवल होती है, इसे हम केमिकल लेवल भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो कि हमारे हम बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, यानी कि इन्वॉल्व्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे लाइफ के। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, डीएनए आता है, इसमें प्रोटीन्स आते हैं और लिपिड्स आते हैं। तो अब है नेक्स्ट सेल्यूलर लेवल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ वायर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि हमारे सेल्यूलर लेवल होते हैं, यानी कि ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ के, यानी कि जो हमारी सेल होती है, वायर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल्स, जो कि हमारे जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं हमारे एक सेल को। ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि हमारे मतलब ये मतलब सेल्स होते हैं, इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, या मतलब इनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल की हम यहाँ पे बात करेंगे नर्व सेल्स, तो जो कि हमारे नर्व सेल्स होते हैं ये हमारे सिग्नल को, हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे जो कि हमारी सेलुलर लेवल होती है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो वह हमारी सेल को बनाते हैं, जो कि फिर स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं। अब है नेक्स्ट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ ए कॉमन फंक्शन, यानी कि मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, फिर वो एक कॉमन फंक्शन शो करते हैं, वो हमारे टिश्यू को बनाते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी में 4 प्राइमरी टिश्यूज होते हैं, एक इप्थिलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे सेल्स होते हैं जब वो एक साथ मतलब कंबाइन होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स विथ ए कॉमन फंक्शन, यानी कि जब बहुत सारी सेल्स बन जाते, मतलब एक साथ ज्वाइन होती है, एक साथ कंबाइन होती है, वो हमारे टिश्यूज़ को बनाते हैं, तो फिर वो एक कॉमन फंक्शन शो करते हैं। तो अब है नेक्स्ट ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, जो कि हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं वो मतलब एक साथ काम करते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात है, हमारा हार्ट है, लिवर है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, एक मतलब पर कम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो अगर हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गन मतलब एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हमारा माउथ होता है, हमारी फूड पाइप होती है, स्टोमक होता है, या इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम भी उसमें आता है। तो वो एक साथ काम करते हैं, मतलब जैसे कि उनका काम क्या रहता है कि हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट वगैरह करते हैं, एक्सक्रीट आउट हमारे फूड को बॉडी से करते हैं। तो उसका जो जितना भी काम रहता है, मतलब वो एक साथ काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है।
तो एग्जांपल की बात यहाँ पे है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में है, तो वो हम एक एक करके आगे जितने भी सिस्टम है नेक्स्ट टॉपिक में पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्मल लेवल, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी बॉडी की हमारे ह्यूमन बॉडी के हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वेयर ऑल ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्लीट, जहाँ पे मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं और बनाते हैं हमारे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को बना। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बॉडी सिस्टम्स। अब हम देखेंगे कि जो हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं एक साथ और एक साथ प्रॉपर फंक्शनिंग शो करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन होकर, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक साथ मतलब क्या करते हैं कि जो कि हमारा फूड होता है उसकी डाइजेशन वगैरह होती है, जितनी भी प्रोसेस फूड की होती है वो इसमें होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। यानी कि फूड की ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डाइजेशन। तो बॉडी सिस्टम में क्या होता है कि जो अब बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक साथ और एक प्रॉपर फंक्शन शो करते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है इसमें टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, जो कि ये हमारे हैं टोटल 11 सिस्टम्स की हमारी बॉडी बनी होती है। हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं। तो इनको हम पूरा एक एक करके पूरा कवर करेंगे डिटेल में, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे जो कि हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं हमारे। तो इसमें इनको हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, इनके मतलब थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में। फिर आगे जाके आपको पूरा मतलब यूनिट वाइज एक एक मतलब सिस्टम पे पूरा एक एक यूनिट होगा, आगे जाके पूरा इन ब्रीफ आगे जाके आपको देखना है। तो यहाँ पे आप हमें थोड़ा थोड़ा सा देखना है इनमें मतलब कितने सिस्टम्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स। जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हार्मोन्स को पूरी बॉडी में। जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब है हमारा नेक्स्ट वो है नर्वस सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखेंगे, द नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल आर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन। जो कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यानी कि ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि ये हमारे बॉडी फंक्शंस को, थॉट्स को और बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जो कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये बना होता है किस किस का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और कम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारा मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो कि हमारे नर्व्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से मतलब बहुत अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो उनका जो मतलब अलग अलग जगह पे फैले उसी को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स, यानी कि अलग अलग जगह पे हमारे जो नर्व्स है वो फैले हुए हैं। तो जो कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स का बना होता है। तो अब है नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग मेटेरियल। जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो अगर हम देखेंगे जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमारा फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और हमारा जो वेस्ट रहता है उसको फिर एलिमिनेट यानी कि बॉडी से बाहर भेजता है। जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये माउथ, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, मतलब इन पार्ट्स का बना होता है। जो कि हमारे ये ऑर्गन्स होते हैं इनका बना होता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कि हमारे गैसेस होते हैं मतलब उनको एक्सचेंज करता है जो कि हमारी बॉडी से हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी कि या तो जो कि हमारा
हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है और ऑक्सीजन को वहाँ से अंदर लेता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर एनवायरमेंट जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है वहाँ से मतलब गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको बॉडी के अंदर लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए। इट्स मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड नोज, माउथ, फेनिक्स, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है नोज, माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायाफ्राम। तो अब है यूरिनरी सिस्टम। जो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम है इसको हम रिनल सिस्टम भी कहते हैं। जो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंस, यानी कि उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मतलब हमारे ब्लड से रिमूव करता है, विच आर देन एक्सक्रीटेड एज यूरिन, जो कि फिर हमारे यूरिन फॉर्म में बाहर चले जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। इट्स मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथा। तो अब है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अब है हमारा नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली रिप्रोडक्शन के लिए। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो कि हमारे ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं उसको मतलब प्रोड्यूस वगैरह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही होते हैं। और ये इंश्योर करता है कि जो हमारी स्पीशीज़ होती है उनकी कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कि जो हमारी नस्लें होती है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इसी से ये पूरी प्रोसेस होती है। आगे जाके आपको ये पूरा समझना है कि कैसे प्रोडक्शन होती है और कैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह पूरा जितना भी है इसमें प्रोसेस। तो अभी तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं कि मतलब किस सिस्टम का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल्स में इसका स्ट्रक्चर अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है। जो कि हमारे मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं, एपिडिडाइमिस होता है, वैस डिफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और पेनिस होती है, जो कि हमारे मेल्स होते हैं। और जो फीमेल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। अब है नेक्स्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। जो कि हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है ये क्या होता है, मतलब ये वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारी आउटर जिसमें कि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग आती है जैसे कि स्किन और उसके अपेंडेजेस। जो कि हमारा मतलब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो प्रोटेक्शन और सेंसेशन होती है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें स्किन आता है, हेयर आता है, नेल्स आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब है हमारा नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम। जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये रेगुलेट करता है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, यानी कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो मतलब जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं जो कि हमारे ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये जितने भी फंक्शन देते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स करता है, यानी कि जो कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये रेगुलेट करता है बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। जो कि हमारे हार्मोन्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, पैराथायराइड ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो अब है नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम। जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इससे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को बचाता है मतलब प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है किससे, अगेंस्ट पैथोजन जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें क्या क्या मतलब कौन कौन से मतलब ऑर्गन्स या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें लिम्फ आता है, लिम्फेटिक वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स एंड बोन मैरो इसमें आता है। किसमें, हमारा जो मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम है इसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट पैथोजन या डिफेंड करता है अगेंस्ट पैथोजन जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। अब है नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम। जो कि हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मसल। जो कि हमारा रेस्पॉन्सिबल मस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, हमारा मस्कुलर सिस्टम थ्रू मसल्स। अब है नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम। जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी को मतलब पूरा शेप देता है, पूरी बॉडी को हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, यानी कि जितनी भी जो हमारी पूरी बॉडी होती है इसको पूरा शेप कौन, हमारा स्केलेटल सिस्टम देता है।
जो कि हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब जो कि हमारी मूवमेंट होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, स्केलेटल सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, बोन मैरो। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि मतलब कौन कौन से हमारे मतलब बॉडी सिस्टम्स होते हैं। तो इनमें हमने थोड़ा थोड़ा सा जान लिया, बट आगे जाके आपको पूरा जितना भी इसमें है तो आपको आगे जाके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 सेमेस्टर में पढ़नी होगी। तो आगे जाके आपको जितना भी होगा तो उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है, जितने भी सिस्टम्स है एक एक करके पूरा आपको इनके बारे में पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब हम देखेंगे कि मतलब कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जो कि ह्यूमन बॉडी होती है वो परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शंस किसके लिए, जो कि ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। तो जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मतलब कुछ लाइफ प्रोसेसेस होती है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मोमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, रेस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो हम इन्हें एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि रेस्पिरेशन होती है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं मतलब गैसेस जो होते हैं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कि ह्यूमन्स होते हैं वो ऑक्सीजन मतलब इनहेल करते हैं, मतलब जो कि ऑक्सीजन होता है उसे मतलब बाहर भेजते हैं, मतलब अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। यानी कि जो रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है कि मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन को अंदर। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में मतलब केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि हमारी मतलब केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म ये कि 2 तरह के होते हैं, या तो इन्हें हम कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं या तो एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। जो कि मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में, ये मतलब हमारी जो कि लाइफ होती है उसको मतलब हमारी बॉडी में होता है किसके लिए, तो मेंटेन लाइफ। यानी कि जो हमारी लाइफ होती है वो उसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि जितनी भी मतलब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 तरह की हो सकते हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। पहला है कैटाबॉलिज्म, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस रिलीजिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। जो कि कैटाबॉलिज्म होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी कि हम इस तरह समझ लेंगे, हमने सपोज कुछ खा लिया, फूड वगैरह खा लिया तो वो ब्रेक डाउन होता है मतलब न्यूट्रेंट्स वगैरह में। तो फिर वो जो हमारे न्यूट्रेंट्स वगैरह होते हैं वो मतलब एब्जॉर्ब होके हमारे मतलब ब्लड वगैरह में चले जाते हैं। तो जो कि मतलब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लेक्स। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं सिंपलर वन से। तो उसमें हमें क्या होता है कि उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसमें हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। जो कि एनाबॉलिज्म होता है, अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करेंगे जैसे कि हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब हमारे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। पे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस मूवमेंट। तो अगर हम सिंपली मूवमेंट को समझ लेंगे, जब हमारी मतलब बॉडी पार्ट्स एक जगह से दो मतलब मूवमेंट कर लेते हैं, या मतलब हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट कर लेती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, मतलब पार्ट्स मूवमेंट होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी मतलब मूव हो जाती है। तो या हम बता सकते हैं अंदर मतलब कुछ प्रोसेस जैसे कि हमारा ब्लड वगैरह होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उससे भी मूवमेंट कहते हैं। या ईटिंग में हम बता सकते हैं कि जो कि हमारा फूड होता है वो हमारे मुंह से स्टमक वगैरह में चला जाता है, मूव होता है बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो उससे भी हम मूवमेंट कहते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो अब है नेक्स्ट हमारा ग्रोथ। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द बॉडी साइज। तो अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है और जो हमारी बॉडी साइज होता है वो इंक्रीज होता है।
अब है नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन। तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन को समझ लेंगे, वर्ड से समझ लेंगे, देखेंगे मतलब डिफ्रेंसिएशन को, तो इसमें क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि अगर हम देखेंगे जो कि ह्यूमन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मतलब अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में डेवलप होती है, जिसका फिर अपना प्रॉपर फंक्शन होता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो कि हमारे सिस्टम सेल्स होते हैं वो पूरे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, डेवलप होते हैं। अब है नेक्स्ट रेस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है कि ये मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी एबिलिटी होती है कि जो कि मतलब उसमें चेंजेस वगैरह आते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मतलब इसमें रिप्रोड्यूस होता है, मतलब यानी कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मतलब प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारी नस्लें होती है वो कंटिन्यू बनती रहती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स इज द जो कि रिप्रोडक्शन है ह्यूमन्स भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। में मतलब क्या होता है कि जो कि नए इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो कि रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें मतलब बहुत सारे मतलब प्रोसेस स्टेप्स होते हैं कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद फिर मतलब जब फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक यानी कि एम्ब्रियो वगैरह बन जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, इसके बाद फीटल डेवलपमेंट, बर्थ वगैरह। मतलब ये तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिया हुआ है, तो आगे जाके मतलब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं कि मतलब जितनी भी प्रोसेस हो रही है तो आगे जाके आपको पूरा मतलब डिटेल में देखना है कि ये पूरे स्टेज जितने भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो वगैरह बन जाता है, तो आपको एक एक करके पूरा डिटेल में देखना है। इसके बाद और दो मतलब जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन है, वो तो सिंपली है। उसमें क्या है कि डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है और जो एक्सक्रीशन होता है तो फिर मतलब जो हमारा फूड वगैरह होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से।